नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान सिविल सर्विसेज टेस्ट सीरीज पेपर। साग, सागवान, शीशम, आम, चंदन किस प्रकार के वनों की प्रमुख वनस्पति है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय धोगड़ा वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन या उष्णकटिबंधीय कटीले वन। देखिए इसमें ये साग, सागवान, शीशम, आम और चंदन ये मानसूनी वनों के उदाहरण जहाँ पर्णपाती वन अधिक पाए जाते हैं और जहाँ आर्द्रता कम पाई जाती है, तो ये इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन। जहाँ आर्द्रता कम होती है और मानसूनी वन हर मानसून में बारिश अच्छी खासी होती है। देखिए इसकी व्याख्या है। और ये शंकुधारी वन, इन वनों में शंकु के आकार के पत्तों वाले पेड़ पाए जाते हैं, जैसे देवदार और पाइन आदि। इसको पढ़िएगा, याद रखने में आसानी रहेगी। अगला क्वेश्चन, इनको सही सम्मिलित करना है। व्यास नदी, रोहतांग दर्रा, गोदावरी नदी, ये त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर है वहां पर। नर्मदा नदी, अमरकंटक का पठार अर्थात अमरकंटक की पहाड़ियां। ताप्ती नदी, बैतूल का पठार। इनमें से कितने सही है और कौन कौन से सही, इनको सही सम्मिलित करना है। देखिए व्यास नदी, ये रोहतांग दर्रा, ये सही है। गोदावरी नदी, त्र्यंबकेश्वर, ये भी सही है। नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है और ताप्ती नदी ये बैतूल के पठार, ये भी सही है। तो इसका सी आंसर है, इसका सही आंसर है। रोहतांग दर्रा ये मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर हिमालय की पीर पंजाब पर्वत की पूरी छोर पर उच्च पर्वतीय दर्रा है। ये कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। यह मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, कितना कथन सही है? ओसिया का सूर्य मंदिर ये किस शैली में बना हुआ है? महामारू शैली। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर ये गुर्जर प्रतिहार कालीन है और गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। समिदेश्वर मंदिर ये मरु गुर्जर शैली में बना हुआ है। महामारू शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली और मरु गुर्जर शैली, ये तीनों अलग अलग है। आबू के चंद्रावती के मंदिर भूमि शैली अर्थात भूमि के अंदर बने हुए हैं। क्या ये सही है? कितने सही है और कितने गलत है? देखिए ओसिया का सूर्य मंदिर यह महामारू शैली में, ये सही बात है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन है, ये भी सही है। और समुद्रेश्वर महादेव मंदिर मरु गुर्जर शैली में बना हुआ है, ये भी सही है। आबू का चंद्रावती मंदिर ये भूमि शैली, ये भी सही है। ये चारों सही है। इसकी व्याख्या, महामारू शैली, देखिए महामारू और गुर्जर प्रतिहार, मरु गुर्जर और भूमि शैली, इन तीनों के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। इसको पढ़िएगा पूरी व्याख्या। ये गुर्जर प्रतिहार शैली और भूमि शैली। गुर्जर प्रतिहार ये जगत अंबिका मंदिर है और सोमेश्वर मंदिर किराड़ू आहड़ का आदि वराह मंदिर आहड़ का, अवानेरी के हर्ष माता मंदिर और राजौरगढ़ का नीलकंठ महादेव मंदिर, ओसिया का हरिहर मंदिर। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन राजस्थान के शासन व्यवस्था में दाखला शब्द किस विषय से संबंधित है? जागीरदारों द्वारा दिए गए पट्टे वाली जमीनें जो राज्य शासन द्वारा रजिस्टर में होती थी, अर्थात जिन पर राजा द्वारा टैक्स लिया जाता था, जिनकी रजिस्ट्री कंप्लीट होती थी, जिसका सबूत राजा के तौर पर ही होता था। दूसरा है न्यायिक प्रणाली में लिखित दस्तावेज, अर्थात न्यायिक व्यवस्थाओं में उनको लिखित रूप में प्रमाणित करना। दाखला शब्द क्या इससे है? तीसरा है सैन्य प्रशासन में का दाखला, अर्थात सैन्य व्यवस्थाओं में जो सैन्य की भर्ती होती थी उनका दाखिला का लेखन। चौथा है गरीबों के टैक्स से संबंधित रखता है दाखला शब्द। तो इसमें से कौन सा सही है? ए, बी, सी, डी। देखिए इसका सही आंसर है ए, जागीरदारों द्वारा दिए गए पट्टे वाली जमीनें जो राज्य शासन द्वारा रजिस्टर में होती थी, अर्थात जिनकी रजिस्ट्री होती थी। अगला क्वेश्चन, देखिए मध्यकालीन राजस्थान में दाखला भूमि से जुड़ी कुछ जानकारियां कुछ इस प्रकार है, इनको पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, संसद न्यायपालिका के अधिकारों का विस्तार नहीं कर सकता। संसद न्यायपालिका के अधिकारों का विस्तार नहीं कर सकता। कथन 1। कथन 2, उच्चतम और सर्वोच्च न्यायालय के कार्मिक और अधिकार अर्थात कर्मियों की भर्ती वगैरह और उनके अधिकारों के मुख्य
अधिकारों को मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त या नियुक्त किए जाते हैं। प्रयुक्त मतलब कार्मिकों को प्रयुक्त और कार्मिकों की नियुक्ति और अधिकारों को प्रयुक्त। और प्रशासन व्यय भारत की संचित निधि से व्यय होता है, अर्थात उच्चतम और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उनके कार्मिकों के और अधिकारों की अनुशंसा की जाती है। और पहला तो ये, और दूसरा प्रशासन व्यय अर्थात उसके प्रशासन का व्यय भारत की संचित निधि से व्यय है। देखिए ये जो चीज है प्रशासनिक व्यय जो उच्चतम और सर्वोच्च न्यायालय के होते हैं ये संवैधानिक है, अर्थात संविधान में लिखा हुआ है कि इनकी जो प्रशासन में खर्चा है वगैरह है सब वो भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। क्या ये सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत? देखिए संसद न्यायपालिका पर कंट्रोल नहीं कर सकता, संसद न्यायपालिका के अधिकारों का विस्तार नहीं कर सकता, ये सही बात है। और दूसरा भी सही है, अर्थात दोनों कथन सही है इसके। अंतिम निर्णय संसद के पास होता है, न्यायपालिका के पास नहीं। देखिए ऐसे कई मुद्दे हैं जिनका अंतिम निर्णय सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होता है, क्योंकि वह लोकल पर्सन की, देखिए इसे पढ़िए, अंतिम निर्णय संसद के पास ही रहता है, न्यायपालिका के पास नहीं, क्योंकि न्यायपालिका के पास आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं के अनुसार ही न्याय व्यवस्था जमाना है, न कि संसद के निर्णयों में हस्तक्षेप करना। अंततः न्यायपालिका 1998 के अधिनियम के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून की व्याख्या करने और उसे लागू करने के अपने संवैधानिक कार्य को पूरा करने से अधिक या कम कुछ नहीं करती है। ठीक है, उनके पास केवल उतनी ही शक्ति है जितनी संसद ने उन्हें मानवाधिकार अधिनियम 1998 में दी है। संसद और न्यायपालिका के कुछ अधिकारों के बारे में कुछ बातें और उनके टकराव। देखिए उनके टकराव के बारे में भी कई सारी बातें हैं, उनको पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? रुधिर स्कंदन क्या होता है? रक्त का क्लॉट, थक्का बनना, हीमोग्लोबिन की सेल्स के एक दूसरे से बाइंड होना, ब्लड क्लॉट बनाना, ये किससे संबंधित है? विटामिन के, बी, सी या बी1? देखिए ये थ्रोम्बिन द्वारा होता है और ये विटामिन के से संबंधित है। इसकी व्याख्या। अगला क्वेश्चन, हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित में से किसका स्रोत है? मिसोरी नदी का, मिसिसिपी नदी, रियो ग्रांड नदी या रेड रिवर? रेड रिवर नहीं, ये दरअसल मिसिसिपी रिवर अलास्का, जो कि इटास्का हिमानी झील है, बर्फीली झील है। इटास्का झील मिसिसिपी नदी का स्रोत है। यह झील अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में, मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्र से होते हुए मेक्सिको की खाड़ी तक बहती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मरु त्रिकोण किससे संबंधित है? मरु त्रिकोण किससे संबंधित है? राज्य में मरु क्षेत्र के विकास से संबंधित, मरुस्थलीय क्षेत्र के विकास से संबंधित, पर्यटन से संबंधित, ऊर्जा उत्पादन से संबंधित, जल की कमी वाले क्षेत्रों से संबंधित। देखिए इसका सही आंसर है पर्यटन से संबंधित है ये मरु त्रिकोण। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। राजस्थान के रेगिस्तान के स्थित जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर शहरों में मरु त्रिकोण कहा जाता है। ये तीनों शहर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक रेगिस्तानी घेरा है, अर्थात जहाँ पर पर्यटन स्थल लोग जाते हैं, ऊंट सवारी करते हैं, रेत के टीले देखते हैं, कई सारे व्यवस्थाएं वहां जमी हुई है। और वहाँ राजस्थान में करीब 61.11% हिस्सा मरुस्थल से घिरा हुआ है। राजस्थान में रेगिस्तान, जिसे थार रेगिस्तान भी कहते हैं, भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में। ठीक है, इसकी व्याख्या। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 19वीं पशुधन गणना किस वर्ष में की गई थी? 19वीं। देखिए ये पशुधन गणना 19वीं 2012 में की गई थी और राजस्थान में 19वीं पशुधन गणना 2012 में हुई थी। ये गणना 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2012 के बीच में की गई थी। यह गणना में शहरी और ग्रामीण इलाकों में एक साथ पशुधन की गिनती की गई थी और पशुधन की संख्या लगभग इतनी थी और यह भारत की कुछ पशुधन संख्या का लगभग 11.27% था। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है? गोदावरी डेल्टा, सुंदरवन, कृष्णा डेल्टा या भोज आदरी स्थल? देखिए इसमें सुंदरवन तो है ही सही, सुंदरवन काफी फेमस है और इसके अलावा भोज आदरी स्थल भी इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन, लंबे समय तक काम करने पर मांसपेशियों में थकान महसूस होने की का कारण है, अर्थात मांसपेशियों में थकान क्यों होने लगती है? देखिए पहले ऑक्सीजन की एरिवेशन तो अच्छा होता ही है काम करने पर, उसके बाद वसा का डिग्रेडेशन होता है और मांसपेशियों में जमी हुई जो, देखिए पहले इसका आंसर देते हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशी तंतुओं का थोड़ा सा टूटना, ग्लूकोज की कमी के कारण थकान महसूस होती है या लैक्टिक एसिड के अवक्षय के कारण होती है? इसमें से कौन सा सही है? ए, बी, सी, डी। देखिए इसका सही आंसर है लैक्टिक एसिड। मांसपेशियों में जमे हुए लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। तो ज्यादा मात्रा में दूध पीने से लैक्टिक एसिड फैट की तरह, वसा की तरह जम जाता है मांसपेशियों में, जिस वजह से मोटापा होता है और अपनी त्वचा लुगदी टाइप होने लगती है। और अधिक जिम जाना या फिर कसरत करने से वसा का डिग्रेडेशन होने लगता है और मसल्स का एक शेप में कन्वर्जन होने लगता है, जो कि जैसे कि डंबल्स उठाते हैं तो मांसपेशियों में तनाव के कारण वो शेप लेने लगती है। ये लैक्टिक एसिड के कारण होता है। इसकी व्याख्या देखिए, ये ग्लूकोज है, ये एटीपीज में कन्वर्ट होता है, अर्थात टूटता है। एटीपीज मतलब ऊर्जा का एक बंडल पैकेट होता है, जैसे कि फिजिक्स में फोटोन कहते हैं। कुछ इस प्रकार से ग्लूकोज टूटकर एटीपीज में कन्वर्ट होता है। इसी प्रकार लैक्टोज, सुक्रोज वगैरह ये सब भी एटीपीज में ही कन्वर्ट होते हैं। कई इसका एक प्रोसीजर होता है, फिक्स प्रोसीजर होता है, उसको अगली बार देखिए। अगला क्वेश्चन, जैव सुरक्षा का कार्टाजना प्रोटोकॉल ये किससे संबंधित है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से, पर्यावरण व वन मंत्रालय से और रसायन और उर्वरक मंत्रालय। देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ही तो साइंस से रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ये व्यवस्था से रिलेटेड है और पर्यावरण और वन मंत्रालय ओबीसी बातें समझ में आ रहा है। और रसायन और उर्वरक मंत्रालय इसमें केमिकल वगैरह आते हैं और इसमें कुछ खनन चीजें भी आती है। देखिए इसका सही आंसर है सी। इसकी व्याख्या, अगला क्वेश्चन, हाल ही में एम नरसिम्हन समिति का प्रतिवेदन किस विषय पर था? एम नरसिम्हन समिति का किस लिए गठित की गई थी? भूमि सुधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित, बैंकिंग सुधार से संबंधित या टैक्स से संबंधित? देखिए यह बैंकिंग सुधार से संबंधित था। इस क्वेश्चन की पूरी व्याख्या कब कब की गई थी और किस लिए की गई थी? नरसिम्हन समिति ने लाइसेंस प्रणाली को खत्म किया था, अर्थात मनमोहन सिंह के सरकार के समय ही इसका गठन हुआ था। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए दूसरी बार एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में ही इस समिति का गठन किया गया था, अर्थात ये आईएएस ऑफिसर थे, ये मंत्रालय में कार्यरत थे। एम नरसिम्हा इस समिति की रिपोर्ट में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता को ध्यान में रखते हुए, अर्थात पूंजीगत खाता जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि रोड वगैरह, ब्रिज बनाना, टोल टैक्स वगैरह और इन्वेस्टमेंट करना, जो कि लंबे समय के अंतराल में रिटर्न करता रहे, पूंजीगत, न कि मुद्रित। बैंकिंग प्रणाली को और अधिक मजबूत करने पर जोर दिया गया। वैधानिक तरलता अनुपात में चरणबद्ध कमी और 8% की पूंजी पर्याप्तता अनुपात के चरणबद्ध उपलब्धि और शाखा लाइसेंसिंग नीति का उन्मूलन कुछ मुद्दे थे इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, संसदीय स्वरूप में शासन का प्रमुख लाभ क्या है? कार्यपालिका व विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। कार्यपालिका अलग, जो कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स वगैरह है, वो उनका कार्यरत अलग होता है। और विधानमंडल जो राज्य के विधान से संबंधित है, ये नीति को निरंतरता प्रदान करता है
और ये शासन का प्रमुख लाभ क्या है? कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है और सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना बदला नहीं जा सकता। कौन सा सही है? ए, बी, सी, डी? देखिए इनमें से सही आंसर है सी, कार्यपालिका और विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका जो कार्यरत है, जो कि इन्वेस्टमेंट और व्यवस्थाओं में क्या क्या संचालन है, किस प्रकार से संचालन किया जा रहा है, वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जैसे जो कि विधान मंत्रिमंडल जो है उनकी समितियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो कि विधानसभा में क्वेश्चन पूछने पर कार्यपालिका मंत्रियों को जिस भी मंत्रालय के मंत्री से प्रश्न पूछा जाता है, कार्यपालिका आंसर उसे देती है मंत्री को, फिर मंत्री उस परफॉर्मा को पढ़ता है विधानमंडल में अर्थात विधानसभा में। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम संसदीय सचिव का पद कब सृजित किया गया था? 51, 52, 57 या 62? देखिए इसका सही आंसर है, कई लोग मानते हैं 52, परंतु यह 51 है। 1951 में सचिव का पद सृजित कर दिया गया था। भारत में संसदीय सचिव का कार्यालय पहली बार 1951 में बनाया गया था और 1951 में मूल धारणा के अनुसार संसदीय सचिवों की नियुक्ति विशुद्ध रूप से संसदीय कार्यों के मंत्रियों की सहायता के उद्देश्य से की जाती थी, जो कि सेंट्रल में भी सचिव का पद होता था, कैबिनेट में भी होता और राज्य में भी होता था। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह या इंदिरा गांधी ने? देखिए इसका लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। शास्त्री जी ने सैनिकों में जोश भरने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उस समय हरित क्रांति का भी चलन था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन कौन सा सही है? घोड़ाहाट का पठार कुंभलगढ़ और गोविंदा के बीच में मध्य स्थित है, नागपार अजमेर में, अरावली और विंध्य का मिलन जो भ्रंश है उसे मानसीमा भ्रंश कहा जाता है, या राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार? ये इनमें से कितने सही है, कितने मिलान सही है? देखिए घोड़ाहाट का पठार कुंभलगढ़ और गोविंदा के बीच में, ये तो सही है। नागपार अजमेर से है, जहां से नदी कई सारी नदियां निकलती है, और अरावली और विंध्य का मिलन का जो भ्रंश है मानसीमा भ्रंश, जहां पर नर्मदा और ताप्ती नदियां का विसर्जन होता है, जहां से छोटी छोटी नदियां नहीं कह सकते हैं, छोटे छोटे नाले बहते हैं, पहाड़ियों से पानी बहकर आता है, और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। ये भी सही है, ये सारे सही है। देखिए इसकी व्याख्या। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से सही सुमेलित है? बदरपुर दिल्ली में, हरिद्वारगंज यूपी, उत्तरायण गुजरात या पारस आंध्र प्रदेश? देखिए ये विद्युत पावर प्लांट है, इनमें से कौन कौन से सही है? पारस आंध्र प्रदेश ये सही है, उत्तरायण गुजरात नहीं, इसमें ये पारस है, आंध्र प्रदेश से सटके है पर महाराष्ट्र में आता है। ये उत्तरायण गुजरात में नहीं, यूपी में है, हरिद्वारगंज यूपी में है और बदरपुर दिल्ली में है। ये दोनों सही है और ये दोनों गलत है। इसकी व्याख्या। बदरपुर थर्मल पावर प्लांट में बीटीपीएस है, जिसका संचालन नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी द्वारा किया जाता है। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, नेवली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे होता है? गोंडवाना के कोयले से, तृतीयक के कोयले से, चतुर्थक कोयले से, कैम्ब्रिज के? देखिए इसमें नेवली ताप विद्युत संयंत्र में करीब करीब सारे कोयले आते हैं वहां पर, परंतु मेनली जो आता है अधिक से अधिक मात्रा में, वो तृतीयक टाइप का कोयला आता है वहां पर, जहां पर अधिक से अधिक उसका भरण पोषण होता है। और नेवली थर्मल पावर प्लांट में टेरानगरो मेटलर्जी पावर प्लांट के बॉयलर, एमएलएमजेड के टरबाइन और इलेक्ट्रोसिला के जनरेटर लगे हुए हैं। इसके बारे में डिटेल है, पढ़िएगा। और भारत में सबसे विद्युत, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं दोनों, भारत का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र विद्यांचल थर्मल पावर प्लांट स्टेशन है, और भारत का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? विद्यांचल थर्मल स्टेशन मध्य प्रदेश सिंगरौली जिले में स्थित है। मुंद्रा थर्मल प्लांट जो कि गुजरात में है, और 4620 मेगावाट की वाली मुद्रा थर्मल पावर स्टेशन भारत का दूसरा सबसे बड़ा चालू थर्मल पावर प्लांट है,
अडानी पावर के पास इस कोयले के आधारित बिजली संयंत्र का स्वामित्व, जिसे कुल 9 उत्पादन इकाइयां हैं। अगला क्वेश्चन, तिलैया और अलमाटी डैम है, वो क्रमशः क्रमशः किस नदी पर अवस्थित है? बराकर कृष्णा नदी, या दामोदर कृष्णा नदी, या कोनार्मा नदी, या बराकर कावेरी? तो इसका सही आंसर है बराकर कृष्णा नदी, तिलैया और अलमाटी डैम अवस्थित है। इसकी व्याख्या। थैंक यू।